इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यंग शुन में दिखाए गए, जो कि बता रहे थे कि आधा साल हम दोनों ने एक साथ मिलकर टैबलेट्स को स्टडी किया। हर रात हम सितारों के नीचे बैठकर मेहनत किया करते और इसी कड़ी मेहनत के बाद फाइनली मैं और वांग 18वीं टैबलेट तक पहुंच गए। लेकिन वहां जाने के बाद हमें काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो फाइनल टैबलेट 2 हिस्सों में बट चुकी थी। ये हम दोनों की मेहनत पर सबसे बड़ा वार था। एक ब्रोकन हुई टैबलेट को कोई भी पढ़ नहीं सकता और इस बात को समझकर ही वांग यहाँ से चला गया। लेकिन मैं शुन में इसी हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में भटकता रहा। मैंने ठान लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर इस 18वीं टैबलेट को रिजॉल्व करूंगा। वैसे तो वांग ने मुझे जिंदगी भर हराया था, लेकिन मेरे पास उसे हराने का बस यही एक मौका है। तो मैंने लगातार हेवनली टैबलेट को पढ़ना शुरू किया और हर बार मुझे ग्रेट डाओ का एक सीक्रेट पता चल जाता। 18वीं टैबलेट से मुझे कुछ और इंसाइट मिलता और बाकी की टैबलेट से कुछ और। तो इससे मुझे बस एक ही बात समझ आई कि इन टैबलेट्स पर लिखी हुई बातें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मैं इस बात पर पूरी तरह से श्योर था कि हेवनली बुक की हर एक टैबलेट दूसरी टैबलेट के पैटर्न के साथ मेल खाती। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब तक मैं लगातार इन टैबलेट्स को स्टडी करूंगा मुझे हर एक चीज पता चल जाएगी, साथ ही साथ मैं इनके कनेक्शन को भी समझ जाऊंगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा, उस वक्त मैं हेवनली बुक के सारे सीक्रेट्स को रिवील करूंगा और उसी के दम पर मैं 18वीं टैबलेट की मिस्ट्री को भी रिजॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन जब भी मैं 18वीं टैबलेट के पास पहुंचा मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। शुरुआत में तो मुझे बस वो एक छोटा सा गैप लग रहा था, लेकिन अब 37 सालों के बाद वो छोटा सा गैप अब एक बहुत बड़ी खाई बन चुका है। एक ऐसी खाई जिसका कोई अंत नहीं, जिसके चलते धीरे धीरे करते हुए मेरी हिम्मत ने जवाब दिया। मैं पूरी तरह से कीचड़ में फंस चुका था। मैं तो बस हर रोज शराब पीता और हेवनली टैबलेट को डिसिफर करने की नाकाम कोशिशें करता रहता। लेकिन फिर एक जवान लड़के के लफ्जों ने मुझे जगा दिया। उसने मुझे बताया कि असली दुनिया में कई सारी मुश्किलें हैं, तो फिर तुम इस कब्रिस्तान में क्यों फंसे हो? जाइए जाकर असली प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए। अब अगर मेरी नींद खुल चुकी है तो मैंने इसके बारे में कुछ करना चाहिए। मैं अपने अंत से और भी कितने नीचे तक गिर सकता हूँ यही मुझे जानना था। भले सारी बातें शुनमी की डायरी में लिखी हुई थी जिसे चांगशेंग ने पढ़ लिया है और अब चांगशेंग भी हेवनली बुक टैबलेट्स की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स कह रहे थे कि अरे ये तो वही चांगशेंग है जिसने इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल किया। लेकिन जब से ये यहाँ आया है इसने एक भी हेवनली टैबलेट को स्टडी नहीं किया। पहले ही हेवनली टैबलेट को स्टडी करना काफी ज्यादा मुश्किल है, मगर फिर भी ये बंदा यहाँ आकर बस अपने वक्त को जाया करता जा रहा। इधर चांगशेंग ने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो कहता है काश मेरे पास इतनी लाइफ होती जिसको मैं जाया कर सकूं। इधर इम्प्रेस टियान हाई को बताया जा रहा था कि 20 दिन हो गए लेकिन अभी तक चांगशेंग ने एक भी टैबलेट को स्टडी नहीं किया। पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है। वो तो बस वहाँ जाने के बाद लोगों को ऑब्जर्व करता जा रहा। उसने अभी तक एक भी हेवनली टैबलेट को स्टडी नहीं किया, जिस पर इम्प्रेस कहने लगी कि मुझे तो वो बंदा और भी ज्यादा दिलचस्प लगा। वो हमेशा कुछ ऐसा करता है जो सबसे अलग हो। इधर लियोहेंग अपने मास्टर से पूछने लगी कि अब आप कहाँ जा रहे हो, जिस पर चांगशेंग ने जवाब दिया कि मैं जा रहा हूँ हेवनली टैबलेट को स्टडी करने। इधर कई सारे डिसाइपल्स टैबलेट के सामने खड़े हुए थे और उतने में उनकी नजर पड़ी चांगशेंग पर। उसे देखते साथ ही लोग कहने लगे कि पता नहीं ये चांगशेंग यहाँ पर क्यों आया होगा। जब से जाओ गार्डन ओपन हुआ इस बंदे ने एक भी टैबलेट को स्टडी नहीं किया। हमें तो लगा था कि इस बंदे ने ऑलरेडी गिव अप किया है। इधर फैंग खान दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर मैं इस टैबलेट का फॉर्म और इस पर लिखी गई चीजों को समझूं तो हो सकता है मैं इसके नेचर को फॉलो करूंगा। ये टैबलेट खुद होकर मुझे अपने सीक्रेट बता सकती है। मगर तभी एक एल्डर चांगशेंग से कहने लगा कि तुम जो तरीका सोच रहे हो वो पूरी तरह से गलत है। दरअसल इन हेवनली बुक टैबलेट्स को पढ़ने के बस 3 ही प्रॉपर वेज हैं। एक तो है इसके फॉर्म का यूज करके ट्रू सेंस को रिफाइन करो, दूसरा है इसके मीनिंग का इस्तेमाल करके अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को गाइड करो और तीसरा है इसके मोमेंटम को फॉलो करते हुए किसी शॉर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करो। तुम जितना इसकी नकल करोगे उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। जिस पर चांगशेंग कहता है कि आप मुझे वो रूल बता रहे हो जो सेंट ने हमें सिखाए थे और मैं उन्हें डिनाई भी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल से हेवनली बुक टैबलेट को पढ़ने की सिर्फ एक ही मेथड नहीं हो सकती और ना ही इसका कोई फिक्स रूल है। मैंने रिटर्न टू द ओरिजिन रिकॉर्ड को पढ़ा था, उसमें लिखा था कि एक वुडकटर जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था उसने भी हेवनली टैबलेट को रीड किया। टैबलेट की रॉ लाइन को समझकर ही उसने इसका मतलब निकाल लिया। इससे ये बात साबित होती कि इस टैबलेट को पढ़ने का एक वे फिक्स नहीं है। हर एक अलग बंदा अलग तरीके का इस्तेमाल करके इसे पढ़ सकता है। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि बड़ी बड़ी बातें फेंकने से कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें वाकई स्किल्स और दम है तो 1 घंटे के अंदर इस टैबलेट को पढ़कर दिखाओ। अब ये सुनते साथ ही चांगशेंग
पहली टैबलेट जाओचिंग की स्पेस में पहुंच गया। यहाँ पर ढेर सारे स्क्रोल्स थे और उसमें अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन। चांगशिंग कह रहा था कि हर एक बंदा इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल से टैबलेट को डिकोड करने की कोई जरूरत नहीं, बस इन पर दी हुई इन्फॉर्मेशन को समझ लो। तो चांगशिंग उस टैबलेट पर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को बताने लगा। साथ ही चांगशिंग ने सीनियर शुनमेई के नोट्स पढ़कर ये समझ लिया था कि टैबलेट को लगातार पढ़ने के बाद ही हम उसके पैटर्न को अनकवर कर सकते, और तभी जाकर तुम सही मायनों में उस हेवनली टैबलेट को स्टडी करोगे। और अगर यही प्रिंसिपल है तो एक टैबलेट को पढ़ने के हजारों लाखों मेथड मौजूद होंगे, और ऐसे मेथड का यूज करके मैंने 3000 डाओ स्क्रिप्चर को भी स्टडी किया था। मुझे तो बस लफ्जों को समझना है और सब कुछ अपनी जगह पर सेट हो जाएगा। तो इसी मेथड का यूज करते हुए चांगशिंग ने पहली टैबलेट को रीड किया। लोग तो ये देख कर ही हैरान हो गए कि चांगशिंग ने बस कुछ ही पलों के अंदर पहली टैबलेट को स्टडी किया, और अब चांगशिंग सेकंड टैबलेट के सामने पहुंच जाता है। चांगशिंग दिल ही दिल में कह रहा था कि पहली टैबलेट को स्टडी करने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगा, और वैसे भी मैंने यहाँ पर काफी सारा वक्त जाया किया है, तो अब मुझे बड़ी ही तेजी के साथ अपने मिशन को पूरा करना होगा। वही दूसरी तरफ होली फादर का सर्वेंट आकर बताने लगा कि हमें हेवनली टैबलेट ग्रेवयार्ड से खबर मिली है कि चांगशिंग ने टैबलेट को डिसिफर करना शुरू कर दिया, और उसने बस कुछ ही पलों के अंदर पहली टैबलेट को रिजॉल्व किया है। वही दूसरी तरफ चांगशिंग सेकंड टैबलेट यानी कि गुआनियन स्पेस में पहुंच चुका था, जो कि अपने सोर्ड टेक्निक के लिए फेमस थी। इसी स्पेस में जाने के बाद टांग 36 का माइंड पूरी तरह से करप्ट हुआ था, मगर चांगशिंग ने तो बस कुछ ही पलों के अंदर उस सेकंड टैबलेट को भी स्टडी कर लिया। तो हेवनली बुक ग्रेवयार्ड का बंदा सीधे कार्डिनल के मैंशन के सामने पहुंच गया। वो उन्हें बता रहा था कि चेन चांगशिंग ने सेकंड टैबलेट को भी स्टडी किया है, और अब थोड़ी देर में चांगशिंग ने तीसरी और चौथी टैबलेट को भी स्टडी कर लिया, जिसकी खबर डिवाइन जनरल को मिल चुकी थी। इधर चांगशिंग पांचवी टैबलेट यानी कि जुगुई के स्पेस के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ पर उसने एक वॉरियर का मुकाबला किया। चांगशिंग की इस कामयाबी से बेटिंग हाउस भी ओपन हो गया। वो सबके सामने अनाउंस कर रहे थे कि चांगशिंग ने लगातार छठी टैबलेट को भी डिसिफर किया है। ये सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। थोड़ी देर में सिपाहियों के जरिए खबर मिली कि चांगशिंग ने 7वीं टैबलेट को भी स्टडी किया, और अब वो 8वीं टैबलेट की स्पेस में पहुंच चुका है। अब वो सिपाही एम्प्रेस तक खबर पहुंचा पाए इससे पहले उन्हें पता चला कि चांगशिंग ने तो 8वीं टैबलेट को भी डिसिफर कर लिया। इधर टियानशिंग पवेलियन के सामने जोर जोर से नगाड़े पीटे जा रहे थे। वो बंदा बता रहा था कि इस साल का तो माहौल ही कुछ अलग है। आज हमने अपना बेटिंग पूल सिर्फ चांगशिंग की खातिर ओपन किया है। वही चांगशिंग जिसने इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में टॉप पोजीशन हासिल की, वो बंदा लगातार टैबलेट्स को ब्रेक किए जा रहा है। तो चलो बेट लगाओ कि चांगशिंग कितनी टैबलेट्स को स्टडी कर पाएगा। अभी सुनते साथ ही बेट लगाने के लिए वहाँ पर भीड़ जमा होने लगी। लोगों ने अपना गोल्ड और सिल्वर दाव पर लगाना शुरू किया। कुछ लोगों का मानना था कि चांगशिंग 12 टैबलेट्स को आसानी से क्रैक कर लेगा, उसके आगे वो बढ़ नहीं सकता। तो कुछ लोगों का मानना ये था कि चांगशिंग 15वीं टैबलेट को क्रैक कर सकता है, उसके बाद उसे हार माननी पड़ेगी। वहीं पर हम एल्डर जिंग को देख पाते, जो कि अपना बहुत बड़ा संदूक लेकर बेट लगाने पहुंच गए। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ हमारा चांगशिंग 18वीं टैबलेट को भी ओपन कर देगा। हजारों सालों से जिस 18वीं टैबलेट को कोई रिजॉल्व नहीं कर पाया, उसे चांगशिंग कर देगा। वहीं पर टांग 36 के फैमिली सर्वेंट्स वहाँ पर पहुंच गए थे। वो कहने लगे कि हमारी टांग फैमिली चांगशिंग पर पूरा भरोसा करती है, और इसी वजह से हमने बहुत बड़ा दाव चांगशिंग पर लगाया। हम जानते हैं कि वो 18वीं टैबलेट की मिस्ट्री को रिजॉल्व कर लेगा। और फिर थोड़ी देर में ये खबर फैल गई कि चांगशिंग ने 17 टैबलेट्स को ऑलरेडी रिजॉल्व कर लिया, और अब वो 18वीं यानी कि फाइनल टैबलेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। जब ये खबर लोगों को पता चली तब वो काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि सीनियर शुनमेई ने 37 इयर्स तक 17 टैबलेट्स को ही रिजॉल्व किया, और चांगशिंग ने ये कारनामा बस एक ही दिन में कर दिखाया। ये बंदा तो वाकई अनबिलीवेबल है। इधर होली फादर बताने लगे कि जब से चांगशिंग को समझ आई तब से बस उसने किताबों की पढ़ाई की है। 14 सालों तक उसने कल्टीवेशन की शुरुआत भी नहीं की, मगर जब उसने शुरू किया तब वो पलक झपकने से पहले ही अप्रोचिंग द प्रोफाउंड ट्रुथ पर पहुंच गया। हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में जाकर उसे 20 दिन पूरे हो चुके, और इस 20 दिनों में उसने बस लोगों को ऑब्जर्व किया। और फिर जब 21वें दिन में उसने स्टडी करना शुरू किया, तब एक दिन के अंदर ही उसने पूरी 17 की 17
टैबलेट को रिजॉल्व कर लिया। उसका ये गजब का स्पीड देखकर ही मैं हैरान हूँ। वहीं पर चांगशिंग अब फाइनल यानी कि 18वीं टैबलेट के सामने पहुंच चुका था, जिसका नाम है वुदुआन। इधर मास्टर मेलिशा बता रही थी कि चांगशिंग की स्टडी का पेस देखकर ही मुझे जाओ दुफू की याद आ गई। तो एम्प्रेस टियानहाई कहने लगी कि जाओ दुफू की तो बात ही कुछ और थी। उसने एक ही झटके में सारे 18 के 18 टैबलेट को स्टडी कर लिया था। उसने अपनी एक अलग ही ग्लोरी क्रिएट की थी। लेकिन जाओ दुफू के पास एक एडवांटेज था। उस वक्त 18वीं टैबलेट बिल्कुल भी ब्रोकन नहीं थी, तो जाओ दुफू ने बड़ी आसानी के साथ उसे स्टडी कर लिया। लेकिन चांगशिंग की किस्मत खराब है, उसे 18वीं ब्रोकन टैबलेट मिली, जिसे आज तक कोई भी स्टडी नहीं कर पाया। जहाँ तक मैं जानती हूँ, इस ब्रोकन टैबलेट को कोई भी इंसान जोड़ नहीं सकता। तो चांगशिंग की भलाई इसी में है कि वो इस टैबलेट से दूर हट जाए। अगर वो 17वीं टैबलेट पर हार मानता है तो वो ऑब्सेशन से बच जाएगा, वरना उसकी भी हालत शुनमेई जैसी होगी। इधर चांगशिंग सीनियर शुनमेई की सोल को उस टैबलेट के पास देख पा रहा था। ओके ताई सीनियर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी ही वजह से मैं इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच पाया। मैं जानता हूँ आप इस टैबलेट को सुलझा नहीं पाए, लेकिन मेरे ख्याल से इस दुनिया में ऐसी कोई गुत्थी नहीं जिसे एक इंसान सुलझा ना पाए। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस टैबलेट की मिस्ट्री को आप रिजॉल्व नहीं कर पाए, जिस डाव पात को आप हासिल नहीं कर पाए, वो आपके बिहाफ में मैं करूँगा। और ये मेरी तरफ से आपके लिए ट्रिब्यूट होगा, आपकी 37 ईयर्स की कड़ी मेहनत का। अगर मैं इसे रिजॉल्व कर पाया तो इसका सारा क्रेडिट आपको जाएगा। इधर होली फादर का सर्वेंट काफी ज्यादा पैनिक होकर उनके सामने पहुंच गया। वो कहता है कि हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में काफी कुछ अजीब हो रहा। चांगशिंग 18वीं टैबलेट को डिसिफर करना छोड़कर वो दोबारा से पहली टैबलेट पर वापस आ चुका है। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा। वो दोबारा से रिजॉल्व की हुई टैबलेट को स्टडी कर रहा है। वेल, यही सवाल ग्रेवयार्ड में मौजूद हर एक बंदे के दिमाग में था कि चांगशिंग ये सब क्यों कर रहा है। कहीं ये बंदा दूसरा सीनियर शुनमेई तो नहीं बनेगा। वहीं पर एल्डर टियानहाई कहने लगी कि चांगशिंग का हार्ट काफी ज्यादा अलग है, उसकी सोच भी हमसे कभी कंपेयर नहीं हो सकती। लेकिन भले ही चांगशिंग चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो जाओ दुफू की बराबरी नहीं कर सकता। जाओ दुफू एक टैलेंटेड, बेलगाम और बेफिक्रा इंसान था। वो तो इतना बड़ा सनकी था कि उसने अर्थ एंड हेवन को भी चैलेंज किया और उसके बाद ही वो 18वीं टैबलेट को रिजॉल्व कर पाया था। लेकिन चांगशिंग ऐसा नहीं करेगा। वो एक स्कॉलर है और वो बेलगाम बिल्कुल नहीं। हालांकि होली फादर को चांगशिंग पर पूरा भरोसा था। वो कहते हैं कि जब से ये लड़का शेंदू में आया, इसने न जाने कितने ही सारे कारनामे कर दिखाए। चाहे फिर वो कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करना हो या फिर किसी ड्रैगन को आजाद करना हो, उसने हमेशा हमें चौंका दिया। तो हो सकता है कि आज इस 18वीं टैबलेट को क्रैक करके वो एक और करिश्मा कर दिखाए। जिस पर मिंगशु कहती है कि मुझे तो डर लग रहा कि कहीं चांगशिंग भी शुनमेई की जगह न ले ले। तो मास्टर मेलिशा कह रहे थे कि चांगशिंग के सामने दो रास्ते हैं। हो सकता है कि वो शुनमेई जैसी गलती करे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जाओ दुफू का रिकॉर्ड ब्रेक करे। ये तो सही वक्त पर ही पता लगेगा। इधर चांगशिंग सोच रहा था कि जितनी बार मैं टैबलेट को स्टडी करूं, मुझे ग्रैंड डाओ की उतनी ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हो रही, और ये नॉलेज इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि मैं इसका बोझ फील कर सकता हूँ। और ग्रैंड डाओ की यही सारी इन्फॉर्मेशन हेवनली बुक को स्टडी करने के बीच में आ रही। सिर्फ बात इतनी ही नहीं, बल्कि ये नॉलेज मेरी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को भी डैमेज कर सकती, जिसके चलते चांगशिंग ने फिलहाल के लिए टैबलेट्स को पढ़ना बंद कर दिया। लोगों को लग रहा था कि शायद चांगशिंग अब उसकी लिमिट पर पहुंच चुका है, इसके आगे वो बढ़ नहीं सकता। मगर चांगशिंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोचता है कि अगर मुझे 18वीं टैबलेट को रिजॉल्व करना है तो मुझे हेवनली बुक के हर एक चैप्टर को कंप्रेस और रिफाइन करना होगा। हर एक नॉलेज को कंप्रेस करने के बाद ही मैं हिडन पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, और इसी प्रोसेस को मुझे लगातार रिपीट करना होगा। और मैं इसे तब तक रोक नहीं सकता जब तक कि ये प्रोसेस अपने एब्सोल्यूट लिमिट तक पहुँच न जाए। सब चांगशिंग ने हेवनली बुक टैबलेट से जितना भी नॉलेज हासिल किया था उसे कंप्रेस करना शुरू कर दिया। वो इतने सारे नॉलेज की सार यानी कि उसका पैटर्न बनाता जा रहा था, जो कि साइज में काफी छोटा है। यानी कि वो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को बस कुछ लफ्जों में स्टोर कर रहा था। वेल, इस प्रोसेस में चांगशिंग की सी ऑफ कॉन्शियसनेस पर भी दबाव पड़ने लगा। उसने 17 हेवनली टैबलेट्स के नॉलेज को लगातार डिसिफर किया था, और इसी नॉलेज की वजह से उसका डिवाइन कॉन्शियसनेस अब अनस्टेबल हो गया। चांगशिंग के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आई थी कि उसका माइंड भी स्ट्रगल करने लगा। हजारों स्क्रिप्चर्स उसके सामने एक छोटे से लेटर की फॉर्म में रिवॉल्व होने लगे। इन सभी को चांगशिंग ने रिफाइन और कंप्रेस किया था। लेकिन अगर आप एक भी पैटर्न उठाकर देखो तो उसमें आपको हजारों लाखों किताबों की नॉलेज मिलेगी। और अब फाइनली वो मोमेंट आ गया जब चांगशिंग इन सभी नॉलेज को एक करेगा। 17 टैबलेट्स का नॉलेज पैटर्न्स के फॉर्म में उसके पास पहुंच चुका था, और अब उन सारे नॉलेज को कंबाइन करने लगा। और फाइनली वहाँ पर एक
एक्सप्लोजन होकर वो सारा नॉलेज डिसॉल्व हो गया। चांगशिंग ने देखा कि वो सारा नॉलेज सितारों की फॉर्म में आ चुका है। तो इस नजारे को देखते साथ ही चांगशिंग को एक आइडिया मिली कि हेवनली टैबलेट को कम्प्लीटली स्टडी करने के बाद वो सितारों में तब्दील हो जाएंगे। वो कहता है कि अगर ऑब्जर्वेटरी की बात की जाए तो 10,000 सालों से भी सितारों की पोजीशन चेंज नहीं हुई। अगर बदलाव हुआ था तो बस उनकी चमक में। उनकी चमक कम ज्यादा हो सकती है लेकिन उनकी पोजीशन कायम थी। और उतने में चांगशिंग को सेंट वांग जीशे ने बताई हुई बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि सितारों की पोजीशन रिलेटिव है। इस दुनिया में कोई फेट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहाँ पर कुछ है तो वो है चॉइसेस जो कि तुम्हारे फेट को शेप देगी। तो चांगशिंग कहने लगा कि अगर सितारों की पोजीशन फिक्स नहीं है तो हम उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते। जिस तरह से सितारों की पोजीशन में बदलाव होंगे उनकी ब्राइटनेस भी चेंज हो जाएगी। सब चांगशिंग अपने माइंड स्पेस में उन सितारों की पोजीशन को चेंज करने लगा और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक टैबलेट ग्लो करने लगी। चांगशिंग ने इन 17 पैटर्न्स को आपस में जोड़ लिया था जिन्होंने अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। सो यहाँ पर ये स्टार फॉर्मेशन रोटेट होने लगा लेकिन चांगशिंग देखता है कि ये फॉर्मेशन अभी भी इनकम्प्लीट है। वो कह रहा था कि इस दुनिया में सबको यही लगता है कि सितारों की पोजीशन को बदला नहीं जा सकता लेकिन अगर हम कोशिश करें तो इन सितारों की पोजीशन को चेंज किया जा सकता। जब सारी हेवनली बुक टैबलेट्स आपस में कनेक्टेड होगी तब वो सितारों के मैप को फॉर्म करेगी। सब चांगशिंग के सामने वो स्टार मैप पहुंच चुका था जिसे स्टडी करने के बाद चांगशिंग को पता चला कि यहाँ पर बस एक ही टैबलेट मिसिंग है। तो उसने अपने माइंड स्पेस का इस्तेमाल करते हुए स्टार मैप को टैबलेट के साथ जोड़ना शुरू कर दिया और फिर जैसे उसे रियलाइज हुआ कि स्टार मैप में क्या अधूरा है उसने फटाफट से स्पिरिचुअल ब्रश को समन किया। यहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल ब्रश की मदद से सितारों की लाइंस को ड्रॉ कर रहा था और फाइनली उसने ऐसा करते साथ ही स्टार मैप कंप्लीट हो गया। जैसे ये काम पूरा हुआ वो ब्रोकन स्टोन अपने आप जुड़ने लगता है और जैसे 18वीं टैबलेट कंप्लीट हुई सारी टैबलेट्स अचानक से ही शेक करने लगी। हर एक हेवनली टैबलेट बड़ी तेजी के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देती है और इन सभी 18 टैबलेट ने एक दूसरे के साथ रेजोनेट करते हुए वहाँ पर एक स्टार मैप फॉर्म कर लिया। सो दोस्तों हेवनली बुक ग्रेवयार्ड की मिस्ट्री एक सितारों के नक्शे में छुपी हुई थी और हजारों सालों से जाओ दोफू की अलावा इसे और कोई समझ नहीं पाया। मगर जब चांगशिंग ने बार बार इन टैबलेट्स को स्टडी किया तब उसे पता चला कि हेवनली टैबलेट्स कुछ और नहीं बल्कि सितारे हैं। वहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स इस नजारे को देखकर ही हैरान थे। वो कहते कि किसी ने तो भी 18वीं टैबलेट को रिजॉल्व किया है। यहाँ पर हम सीनियर शुनमे की सोल चांगशिंग में देख पाते हैं। दरअसल चांगशिंग ने ये काम उन्हीं से इंस्पायर होके किया था। अब जैसे ही 18 हेवनली टैबलेट रिजॉल्व हुई आसमान में सितारों का एक तूफान आया। ये सारे फॉलिंग स्टार्स पूरे आसमान को जगमगा रहे थे। इस खूबसूरत नजारे को देखते साथ ही सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। इधर लियोहिंग तो खुश होते हुए बताने लगी कि हमारे मास्टर ने ब्रोकन टैबलेट को जोड़ लिया। वाले सभी कल्टीवेटर्स चांगशिंग से इम्प्रेस हुए थे। कल्टीवेटर्स का तो छोड़ ही दो बल्कि इम्प्रेस टियान हाई भी उसकी तारीफ करने लगी। यहाँ पर मास्टर मेलिशा कहने लगे कि मुझे एक पुरानी बात याद आई। जब सेंट वांग जीशे ने एक ही नाइट में इनलाइटनमेंट हासिल की थी उस वक्त उसने ऐसे ही न जाने कितने ही सारे सितारे जमीन पर उतार दिए थे। पूरा शेंदू स्टारलाइट में जगमगाने लगा। उस इंसिडेंट को तो हजारों साल बीत गए और मुझे लगा ही नहीं था कि मैं ऐसा खूबसूरत नजारा दोबारा कभी देख पाऊंगा लेकिन इस बच्चे ने मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। इनफैक्ट वांग जीशे का नजारा भी इतना खूबसूरत नहीं था। चांगशिंग हजारों लाखों सितारों को समन कर पाया है। आज के दिन सबकी जुबान पर चांगशिंग का ही नाम था। उसने वो कारनामा कर दिखाया जो हजारों सालों से किसी ने नहीं किया था। लोग कह रहे थे कि चांगशिंग ने अपने एबिलिटीज के दम पर सितारों के समंदर को जमीन पर बुलाया। ये तो एक सुप्रीम अपॉर्चुनिटी है जो कि हमें चांगशिंग की वजह से नसीब हुई। तो अभी सभी लोग सितारों की पावर्स को एब्सॉर्ब करने के लिए कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। इनके पास ब्रेक थ्रू करने का एक सुनहरा मौका था। सिर्फ गिने चुने लोग ही नहीं बल्कि पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर भी कल्टीवेशन करना शुरू कर चुके थे ताकि वो इस डिवाइन फिनोमिना का फायदा उठा सके। यहाँ पर हमें लियोहिंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रोफाउंड ट्रुथ के गेट के सामने पहुंच चुकी थी। अगर वो सितारों की पावर्स का यूज करके इस गेट को ओपन कर पाए तो ब्रेक थ्रू करते हुए अप्रोचिंग द प्रोफाउंड ट्रुथ रेल्म पर पहुंच जाएगी। मगर फिर भी कुछ कल्टीवेटर्स का सी ऑफ कॉन्शियसनेस इतना ज्यादा कमजोर था कि वो इस मौके का फायदा नहीं उठा पाते। उन्हें तो इस स्टार पावर की वजह से तकलीफ होने लगी। और अब हम देख पाते हैं चांगशिंग को जिसका पोस्चर काफी ज्यादा अमेजिंग था। दरअसल वो अप्रोचिंग द प्रोफाउंड ट्रुथ की अपर रेल्म पर पहुंच चुका है। हेवनली टैबलेट्स की मिस्ट्री रिजॉल्व करने की वजह से उसने लेवल अप किया था और अब बारी आती है असली रिवॉर्ड की। ऐसा कहा जाता था कि जो भी
भी 18 टैबलेट्स को रिजॉल्व करेगा उसे ग्रेट डाओ हासिल होगा। तो अब चांगशिंग अपने आप डिवाइन जनरल हानशिंग के सामने टेलीपोर्ट हो गया। डिवाइन जनरल उसे बताते हैं कि मैं 400 सालों से यहाँ का पहरेदार हूँ। 400 सालों में न जाने कितने सारे जीनियस यहाँ पर आए होंगे, लेकिन किसी के पास इतना नॉलेज नहीं था कि वो 18वीं टैबलेट को रिजॉल्व कर पाए। तो मेरे सामने जितने भी बंदे आए तुम उन सबसे ज्यादा स्मार्ट हो। अगर शुनमेई की समझदारी की बात की जाए तो वो तुमसे आधा समझदार भी नहीं था और ना ही उसके पास तुम्हारे जैसा नॉलेज था। जिस पर चांगशिंग ने जवाब देते हुए कहने लगा कि सीनियर, यहाँ पर तो आप पूरी तरह से गलत हो। यहाँ पर ढेर सारे जीनियस आए और उन्होंने एक रास्ता बनाया और उसी रास्ते को फॉलो करते हुए मैं आपके सामने पहुँच चुका हूँ। सीनियर शुनमेई मेरे इंस्पिरेशन थे और उन्हीं का सपना पूरा करने में यहाँ आया हूँ। तो डिवाइन जनरल उसे रास्ता देते हुए बताने लगे कि अब तुम इस ग्रेवयार्ड के सबसे ऊंची चोटी पर जा सकते हो। तो चांगशिंग भी ढेर सारी सीढ़ियां क्लाइम करते हुए समिट की तरफ निकल पड़ा। चांगशिंग दिल ही दिल में सोच रहा था कि हेवनली बुक एक अल्टीमेट ट्रेजर है। इसके अंदर ढेर सारा नॉलेज और विजडम है और फिर उसे वो लोग याद आते हैं जो कि इस हेवनली बुक की वजह से सफर कर रहे हैं। वो कह रहा था कि हेवनली बुक के नॉलेज का काम है लोगों को सर्व करना, मगर ये नॉलेज तो सब पर भारी पड़ गया। जो भी इसे हासिल करना चाहता था वो इसी नॉलेज के प्रिजन में कैद हो गया और उन लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो अपने पाँव की बेड़ियों को काट भी नहीं सकते। तो ऐसे नॉलेज पर मैं भरोसा नहीं करता जो दूसरों को अपना गुलाम बनाए। सो गाइस, जब से चांगशिंग इस हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में आया था तब से वो काफी ज्यादा नाराज है। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि हेवनली टैबलेट दूसरों के माइंड को कंट्रोल करती है। न जाने कितने सारे कल्टिवेटर्स की जिंदगी इस टैबलेट ने बर्बाद की और आज वही टैबलेट चांगशिंग को रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है। आसमान में डिवाइन पावर्स का एक बहुत बड़ा पुल क्रिएट हुआ था जिसमें से एक छोटा सा इसेंस बाहर आ जाता है और यही था ग्रैंड डाओ, जो कि 18 टैबलेट के इसेंस से फॉर्म हुआ था। इसके अंदर हजारों डाओ टीचिंग्स और इनफाइनाइट मिस्ट्रीज थी। इस ग्रेट डाओ को हासिल करने के बाद चांगशिंग इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बन सकता है। एक ऐसा बंदा जिसके पास अनगिनत टेक्निक्स हो। इधर टियानशिंग हॉल का मेंढक सबके सामने अनाउंस कर रहा था कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी के मास्टर चांगशिंग ने 18वीं लेवल को पार करके डिवाइन डाओ को हासिल किया। तो इस महान कारनामे की वजह से उसे ग्रेट डाओ अपॉर्चुनिटी हासिल हो गई। वेल, इस अनाउंसमेंट को सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि चांगशिंग को तो कॉस्मिक ग्रैंड डाओ हासिल हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस कॉस्मिक ग्रेट डाओ का अगर वो 1% भी हासिल कर ले तो उसे 10 सालों की हार्ड कल्टीवेशन की पावर मिलेगी। लेकिन इसके पास तो पूरा की पूरा डाओ है। जो एल्डर्स थे वो भी चांगशिंग के टैलेंट की तारीफें करने लगे। वो कहते हैं कि आज एक यंग हीरो का जन्म हुआ। वहीं पर इम्प्रेस टियानहाई कहने लगी कि इस बच्चे ने मुझे इतना ज्यादा इम्प्रेस किया है कि अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया था। अब इन सभी को यही लग रहा था कि चांगशिंग काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा, लेकिन चांगशिंग दूसरों जैसा नहीं सोचता। उसकी यूनिक सोच ही उसकी पहचान थी। जहाँ पर लोग ये सोच रहे थे कि चांगशिंग सबसे ज्यादा पावरफुल बनेगा, वहीं पर चांगशिंग की दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कह रहा था कि ग्रेट डाओ जैसी पावरफुल अपॉर्चुनिटी बस एक बंदे के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर मैंने अकेले इसे क्लेम किया तो इस सबके साथ अन्याय होगा। और इतना कहते साथ ही चांगशिंग ने उस ग्रेट डाओ को स्लिट कर दिया। उसने अपने एक ही फटके में पूरे ग्रेट डाओ को स्प्रेड कर दिया ताकि इसका फायदा सभी लोग उठा सके। पहले ही सभी लोग चांगशिंग के कारनामे की वजह से सरप्राइज थे, लेकिन चांगशिंग ने एक बार फिर से उन्हें चौंका दिया। वो इस दुनिया का वो सबसे पहला बंदा बना जिसने अपनी अपॉर्चुनिटी को सबके साथ शेयर किया। कल्टीवेशन की दुनिया में इतना साहस किसी में नहीं होता कि अपना ट्रेजर किसी और को दे दे। उसका एक ग्रेट डाओ सभी लोगों को हासिल हो रहा था, जिसके चलते सभी कल्टीवेटर्स ने 1 बाय 1 ब्रेक थ्रू करना शुरू कर दिए। इस दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि सभी लोग 1 बाय 1 ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। वहीं पर हम लियो हेंग को देख पाते हैं जो अभी भी उस दरवाजे के सामने खड़ी थी और इस ग्रेट डाओ की पावर को हासिल करने के बाद उसने उस दरवाजे को ओपन किया। लियो हेंग भी अब अपने मास्टर जैसे प्रोफाउंड ट्रुथ realm पर पहुंच चुकी थी। चांगशिंग के दोस्तों के साथ साथ उसके दुश्मनों ने भी इस मौके का फायदा उठाया। कुछ लोग तो कह रहे थे कि 10 सालों से मैंने कोई ब्रेक थ्रू नहीं किया था, लेकिन आज चांगशिंग की वजह से मैं लेवल अप कर पाया। और अब सभी लोग चांगशिंग की इस ब्लेसिंग के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगे। जितने लोग उसके खिलाफ थे वो एक ही सेकंड के अंदर उसके फैन हो गए। सब ने तहे दिल से उसके सामने सिर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा किया। शेंदो में ऐसा पहली बार हुआ था जो किसी बंदे को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिली। एम्प्रेस टियानहाई कह रही थी कि चांगशिंग ने एक बार फिर से अपने दिल की बात को फॉलो किया, ना कि कल्टीवेशन को, और आज उसी की वजह से सभी यंगेस्ट कल्टीवेटर ने ब्रेक थ्रू किया। अगर वो चाहता तो अकेले ही सारी पावर पर कब्जा कर लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पता नहीं ये
बंदा हमें अचंभित करना कब छोड़ेगा। और फाइनली एम्प्रेस टियान हाई ने भी इस बात को मान लिया कि जंगली फूलों का मौसम आ चुका है। इस बार की बहार काफी ज्यादा अलग होगी। वही दूसरी तरफ चांगशेंग अभी भी ग्रेवयार्ड के पिक पर था। वो सीनियर शुनमेई को याद करते हुए कहने लगा कि यहाँ का नजारा वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पर होते तो वाकई इसे एंजॉय करते। और इस चैप्टर का नाम था आज रात सितारे कुछ ज्यादा ही चमक उठे। इसी के साथ ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।